हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां रही हैं, यानी संविधान सभा के बनाने के लिए जो समितियां बनाई गई थीं वो कौन सी थीं और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पिछली क्लास का, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान था उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था, यानी उसे मान्य कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 नवंबर 1949 को ही हमारे 15 अनुच्छेद जो थे उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। और दोस्तों, 26 नवंबर जो था उसी दिन हमारा अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब वो हमारा सबसे पहला जो संविधान दिवस मनाया गया था 2015 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी के अनुच्छेद जो 26 नवंबर को तो हमारा 15 अनुच्छेद लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के टोटल अनुच्छेद थे, सभी अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। दोस्तों, 26 जनवरी को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संविधान हमारा लागू हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें के जो बनाने के लिए जो समितियां बनी थी, इसकी जांच के लिए जो समितियां बनी थी, उन समितियों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये समितियां, सबसे पहले बात आती है समितियां किसे कहते हैं, समितियां होती क्या है, हमसे समितियां यूज क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, समितियां होती है वो कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो विचार विमर्श करता है कि इसमें क्या चीज़ कमी है, क्या इसमें होना है। दोस्तों, ये किस इकोनॉमिक्स मतलब कुछ व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, आर्थिक रूप से लिए होता है, कोई कंपनी के लिए हो सकता है। दोस्तों, ये किसी के लिए जो कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी काम के विचार विमर्श के लिए बनाया गया हो। ठीक है दोस्तों, उसे कमीशन या समिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान के बनाने के लिए टोटल जो समितियां बनाई गई थी वो 22 समितियां बनाई गई थी, और इसमें से 10 जो समितियां थी वो प्रक्रिया संबंधी थी, और 12 जो समितियां थी वो कानून संबंधी या विषय संबंधी थी। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करेंगे वो समितियां कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष कौन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नियम समिति की। दोस्तों, नियम समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारी है संचालन समिति। दोस्तों, इस समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आती है हमारी संघ शक्ति समिति। दोस्तों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संघ से संबंधित है और इसलिए जो हमारे इसके अध्यक्ष रहे हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट आती है वो है दोस्तों संघ संविधान समिति। दोस्तों, इसके भी जो अध्यक्ष रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है हमारी राज्य समिति। दोस्तों, राज्य समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं वो हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ये तीनों समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है हमारी प्रांतीय संविधान समिति। दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी हमारे लौह पुरुष रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है हमारी परामर्श समिति। परामर्श समिति के भी जो अध्यक्ष रहे हैं वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी समिति आती है वो है सर्वोच्च न्यायालय समिति। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं एस वारदाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी संविधान समीक्षा आयोग। दोस्तों, संविधान की समीक्षा के लिए जो आयोग बनाया गया था वो समिति थी। इसके जो अध्यक्ष रहे थे M.N. भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो आती है दोस्तों, ये बहुत फेमस है, वो है हमारी प्रारूप समिति। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले हमारे जो कानून मंत्री रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रारूप समिति की बात करते हैं। इसमें टोटल कैंडिडेट जो थे 7 थे। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष का रोल निभा रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो समिति आती है
वो है हमारी झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष रहे थे JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारी मूल अधिकार उप समिति। दोस्तों ये उप समिति थी, यानी समिति की भी जांच के लिए जो छोटी सी समिति बनाई जाती है, कुछ समय के लिए बनाई जाती है, वो है हमारी उप समिति। ठीक है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष रहे थे JB कृपलानी। नेक्स्ट आती है अल्पसंख्यक उप समिति। दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष रहे HC मुखर्जी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारी समझौता समिति, इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब दोस्तों समितियाँ ख़त्म होने के बाद, अब ये हमारी समितियाँ जो हमारी इम्पोर्टेंट समितियाँ थी मैंने ये बता दी हैं तुम्हें। ये सारी तुम्हें टिप पर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक बार नहीं कह सकते, तो अक्सर कर वनडे एग्जाम में तो पूछी ही जाती है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है या इस समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बताना ज़रूरी है, तुम्हें याद भी रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारी भारत की अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था और स्वतंत्रता के बाद जो था, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अब आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों। अब ये अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप क्या बनाएंगे दोस्तों? जब क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की जाती है 20 फरवरी 1946 को कि हम भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये उनके द्वारा घोषणा की जाती है। तो अब जब कैबिनेट मिशन भी आता है, कैबिनेट मिशन के जरिए हमारी संविधान सभा का गठन होता है। दोस्तों संविधान सभा के गठन के बाद ये जो क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की जाती है कि तुम संविधान के लोग जो संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग आओ और अपने लिए एक संविधान बनाओ। ठीक है दोस्तों। अब उस संविधान बनाने के लिए अपनी एक सरकार बनाओ। ठीक है दोस्तों। अब वो अपनी सरकार बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया था 6 अगस्त 1946 को उन्हें बुलाया गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके जस्ट 6 दिन बाद 12 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है चलो तुमने कहा है तो हम अब लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपना जो एक सरकार बनाएंगे जिसमें हम जैसे विभाग बांटेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी मुस्लिम लीग होती है वो यहाँ पर इसे अस्वीकार करती है। ठीक है, वो कहती है कि कैबिनेट मिशन में हमारे लिए, यानी एक तो यहाँ पर याद रखने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ है हमारी कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ है हमारी मुस्लिम लीग। यही दो पार्टियां बहुत बड़ी थी और जब समय मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, दो पार्टियां बड़ी। यहाँ पर हो गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर हो गए अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, ये दो नाम बहुत याद रखना है तुम्हें। ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग कहती है कि कैबिनेट मिशन में हमारे लिए कुछ हमारे लिए से था इनकी ये मांग थी हमारे लिए अलग प्रांत चाहिए, यानी हमें अब एक पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, इन्हें एक अलग प्रांत चाहिए केवल मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक है, ये मांग थी। इन्होंने इसे खारिज कर दिया कि हम इसमें नहीं आएंगे, तुम सरकार बना रहे हो अपने आप बना लो, हम नहीं आएंगे। दोस्तों अगर ये अकेले सरकार बनाए तो भी कमी थी, क्योंकि अगर ये जो ब्रिटेन के लोग थे वो कहते कि तुम अकेले नहीं बना सकते, क्योंकि सारे लोग आएंगे साथ में, ये दोनों पार्टियों के लोग आएंगे तब सरकार बनाना उचित होगा, क्योंकि ये अगर नहीं शामिल होंगे तो दोस्तों सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि इसे उसका उल्लंघन करेंगे, विरोध करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर विरोध ही किया जाता है। 16 अगस्त 1946 को अली जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अगस्त को, यानी बंगाल से सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता में दोस्तों विद्रोह किया। यानी अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा विद्रोह करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, चीज़ों को फेंकेंगे, सड़कों पे आग लगाएंगे। दोस्तों ऐसे ही ये अब करेंगे। इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने लगे। अब 16 जो अगस्त था उस दिन इन्होंने बहुत तांडव मचा रखा था।
ठीक है। अब इसके बाद इन्हें थोड़ा समझाया बुझाया जाता है कि चलो ठीक है, अब हम तुम्हें अलग एक पाकिस्तान भी दे देंगे। इन्हें ये मान जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो आते हैं, अब इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अंतरिम सरकार के लिए जो सदस्य चयनित थे वो थे दोस्तों, कितने थे? 12। ठीक है। जब मुस्लिम लीग के एंट्री होती है तो यहाँ पर फिर हो जाते हैं दोस्तों हमारे 14। ठीक है। मुस्लिम लीग के जो अली जिन्ना जो थे, जब ये अंतरिम सरकार में आते हैं, ठीक है, तो इनकी एक एक इन्होंने केवल शर्त रखी थी। वो शर्त थी कि हमारी जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो 5 लोग इसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों। इन्होंने कही थी कि हम तो शामिल जब होंगे जब आप लोग हमारी पार्टी से संबंधित 5 लोगों को इसमें कानून में, मतलब ये जो तुम्हारी जो हमारी अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें ऐड करोगे। ठीक है दोस्तों। अब पहले जो हमारे कैंडिडेट थे वो कितने थे? 12 थे। अब 12 में से 5 ये कह रहे हैं कि हमारे रखूं। ठीक है दोस्तों। और उस समय 3 ऐसे सदस्य थे जो कि अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें, 5 इनके हो जाएंगे, 3 उनके हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। क्या ऐसा हो सकता है कि 4 आदमी केवल कांग्रेस के रहे? नहीं ना। क्योंकि अगर कांग्रेस के 4 आदमी रहते तो यहाँ पर कांग्रेस कोई कहाँ चलेगी? अब कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं रही, क्योंकि 5 तो भाई मुस्लिम लीग के पास हो गए। ठीक है दोस्तों। 5 तो मुस्लिम लीग के पास हो गए और 3 अन्य हो गए, टोटल 8 हो जाएंगे और 4 उनके बचेंगे दोस्तों, उनकी पावर कम पड़ जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने क्या कहा कि अब 12 की जगह पे हम सीटों की संख्या कर दे रहे हैं 14। ठीक है दोस्तों। 3 अन्य धर्म से रहेंगे, 5 तुम्हारे हो जाएंगे और हमारे पास कितने बचेंगे दोस्तों? 6। ठीक है। अब कांग्रेस की सीटें, जो कांग्रेस के सदस्य रहेंगे वो 6 लोग रहेंगे। ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है। चलो, अब हम किस व्यक्ति के पास कौन सा जो कौन सा विभाग था उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये मंत्रिमंडल होती है ना, वो मंत्रियों का संयुक्त रूप होता है। जैसे तुमने देखा होगा, अभी भी देखा होगा, मंत्रिमंडल होती है हमारी, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, ऐसे ही यहाँ पर होता है मंत्रिमंडल। विशेष जो हमारे विशेष होते हैं कुछ पद, उनके लिए जो होती है मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो पद था वो थे राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, वो दोस्तों वो थे हमारे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मंत्री कहेंगे दोस्तों यहाँ पर, या तुम कहो तो मतलब विभाग कह सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों, इनके पास जो हमारा पद था वो था खाद्य एवं कृषि। दोस्तों, ये पद याद रखने हैं क्योंकि ये परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पद था या सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा पद था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट जो है हमारे डॉक्टर जॉन मथाइन। दोस्तों, इनके पास जो था, जो पहले जो था वो था हमारा उद्योग, ठीक है, उद्योग मंत्री थे, तथा बाद में दोस्तों ये नागरिक आपूर्ति मंत्री हो गए। ठीक है, तो नागरिक आपूर्ति। दोस्तों, हमारे 5 में आते हैं बलदेव सिंह। दोस्तों, बलदेव सिंह मतलब समझ लेना चाहिए, जिसके पास बल होगा वो क्या करेंगे? रक्षा ही करेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं 6वें नंबर पर, वो हैं आसफ अली। दोस्तों, आसफ अली के जो पास जो था रेलवे, परिवहन तथा संचार, संचार से मतलब डाक तथा वायु वाला। ठीक है दोस्तों, इसके मंत्री थे। दोस्तों, नेक्स्ट जो आते हैं हमारे जगजीवन राम। दोस्तों, जगजीवन राम के पास जो पद था वो था हमारे श्रम मंत्री, यानी श्रम विभाग था। दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं CH भाभा। दोस्तों, CH भाभा जो थे उनके पास जो था पहले जो था वाणिज्य विभाग था
और बाद में इनके पास खान ऊर्जा एवं बंदरगाह विभाग हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इनके जो पास जो पद था, पहले था उद्योग वाला, बाद में इनके पास हो जाता शिक्षा एवं कला वाला। ठीक है दोस्तों, आगे चलो बात करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हमारे, अब जो दोस्तों ये आ रहे हैं 10 के 9 के बाद जो आ रहे हैं सदस्य, ये जो मिलेंगे पांचों लोग मुस्लिम लीग के से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम लीग के सदस्य रहे हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों 14 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे इब्राहिम इस्माइल चुंदीगर। दोस्तों इनके पास जो था पद वो था वाणिज्य विभाग वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गजनफर अली खान। ठीक है दोस्तों, इनके पास जो रहा है वो था हमारा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आते हैं लियाकत अली खान। दोस्तों इनके पास जो रहता है वित्त मंत्री, यानी ये वित्त विभाग रहता है इनके पास। नेक्स्ट आता है अब्दुल रब निस्तार, इनके पास दोस्तों रहता है संचार विभाग। और नेक्स्ट आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास जो विभाग रहता है वो है हमारा विधि यानी कानून विभाग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया जो हमारा सबसे पहले यानी स्वतंत्रता से पहले जो गठित था अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के, ये हमने अंतरिम मतलब स्वतंत्रता से पूर्व था। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल, सबसे पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ बात करते हैं जो हमारी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों कि हमारी जो मुस्लिम लीग जो थी वो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो स्वतंत्रता से पूर्व था उसमें कब शामिल हुई थी। दोस्तों वो दिन था 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो अंतरिम मंत्रिमंडल जो था स्वतंत्रता से पूर्व उसमें शामिल होती है और अपने कितने लोग ऐड करती है, 5। ठीक है दोस्तों, अब चलो बात करते हैं वही स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। ठीक है दोस्तों, अब ये स्वतंत्र भारत का जब दोस्तों पाकिस्तान अलग हो जाता है उसके बाद जो बनता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अलग होने के बाद जब मुस्लिम लीग के लोग सदस्य अलग हो जाएंगे तो उनके पद खाली रहेंगे, तो फिर एक उनको जो पद भी दिए जाएंगे और कुछ चेंज भी किए जाएंगे, यानी इसके पद ऐसे देते हैं, इसका पद ऐसे देते हैं, और कुछ नए सदस्य भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, और स्थान की सीटें भी यहाँ पर इतनी रहती हैं, जो पहले थी वो सीटें कितनी थी दोस्तों, 14। ठीक है, चलो हम अब पढ़ते हैं दोस्तों। जो पहली जो था, पहले जो हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास जो पद था राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। ठीक है दोस्तों, विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, इनके पास ये पद था, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, इनके पास जो था दोस्तों गृह सूचना एवं प्रसारण और राज्य के मामले। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ये 3 पद इनके पास थे। आगे जो आते हैं हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पास हमारा जो पद था वो क्या था दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आते हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, उन्हें कौन सा पद दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है दोस्तों शिक्षा का, यानी शिक्षा में अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, दोस्तों हम लगाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ऐसी प्रश्न में अगर मतलब प्रश्न आए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले रेलवे परिवहन मंत्री कौन बने, तो दोस्तों बोलते हैं हमारे डॉक्टर जॉन मथाइन, जो 5वें नंबर पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे 6वें नंबर पे आते हैं आर के षणमुखम शेट्टी, इनके पास जो था दोस्तों सबसे पहले वित्त मंत्री थे। अब 7वें नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों ये हमारे थे विधि मंत्री थे या कानून मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, या कानून मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे 8वें नंबर पे आते हैं जगजीवन राम,
दोस्तों ये जो पहले भी इन पे यही पद था, अब भी यही है, वो है इनका श्रम श्रम मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें तो आगे आते हैं सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों सरदार बलदेव यानी बलदेव, ये जो पहले भी इन पर यही था और भी यही है, वो है इनका रक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजकुमारी अमृता कौर। दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर को जो पद दिया जाता है वो है हमारा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वो हमारे CH भाभा। दोस्तों CH भाभा को हमारा दिया जाता है वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रफ़ी अहमद किदवई। दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई को जो पद दिया जाता है वो है हमारा संचार विभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो आगे जो आते हैं हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो पद दिया जाता है वो है हमारा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे जो 14वें नंबर पे आते हैं वो हैं BN गाडगिल। दोस्तों इन्हें जो पद दिया जाता है वो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, ये 14 ही सीटें थी। अब ये जो मैंने नाम बताए हैं और विभाग के नाम जो बताए हैं दोस्तों, ये तुम्हें बहुत बहुत याद करने हैं और ये याद होने भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न आता है दोस्तों, याद रहना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम जानेंगे वो जानेंगे हम अपनी जो प्रस्तावना के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब प्रस्तावना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।